लड़के को स्फटिक की दुकान पर काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और वह समझ सकता था कि वह उस तरह का काम नहीं था जिसे करते हुए वह खुश रहता। व्यापारी पूरे समय काउंटर पर बैठा बड़बड़ाता रहता था और लड़के को हिदायत देता रहता था। वह चीज़ों को उठाते रखते हुए सावधानी से काम ले ताकि कोई टूट फूट न हो, लेकिन तब भी वह वहाँ टिका रहा क्योंकि व्यापारी हमेशा झुँझलाते हुए रहने वाला बूढ़ा होने के बावजूद उसके साथ इंसाफ बरतता था। हर बर्तन की बिक्री पर लड़के को अच्छा कमीशन मिलता था और वह कुछ पैसा बचाने में कामयाब था। उस सुबह उसने कुछ हिसाब लगाया था। वह जिस तरह काम कर रहा था, अगर उसी तरह रोज काम करता रहे तो उसे कुछ भेड़ खरीदने के लिए पूरे साल भर काम करना जरूरी होगा। मैं स्फटिक की चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए एक डिस्प्ले केस तैयार करना चाहता हूँ। लड़के ने व्यापारी से कहा, हम उसे बाहर रख सकते हैं ताकि पहाड़ी के नीचे से गुजरने वाले लोगों का ध्यान उसकी तरफ जा सके। ऐसा डिस्प्ले केस मैंने पहले कभी नहीं रखा, व्यापारी ने जवाब दिया। लोग उसकी बगल से गुजरते हुए उससे टकराएंगे और चीज़ें टूट जाएंगी। ऐसा है कि जब मैं अपनी भेड़ों को मैदान में से लेकर जाता था, उस समय अगर हमारा सामना किसी सांप से हो जाता तो कुछ भेड़ें मर भी सकती थी, लेकिन भेड़ों और गड़ेड़ियों का जीवन ऐसे ही चलता है। व्यापारी उस ग्राहक की ओर मुड़ा जो स्फटिक के 3 गिलास खरीदना चाहता था। इन दिनों उसकी बिक्री हमेशा की तुलना में बेहतर ढंग से हो रही थी, मानो वे पुराने दिन वापस लौट आए हों जब यह सड़क टेंचियर का बड़ा आकर्षण हुआ करती थी। कारोबार वाकई बेहतर हुआ है। ग्राहकों के जाने के बाद उसने लड़के से कहा, मैं काफ़ी बेहतर स्थिति में हूँ और तुम जल्दी ही अपनी भेड़ों के पास लौट पाओगे। ज़िंदगी से इससे ज़्यादा की मांग क्यों की जाए? इसलिए कि हमें सगनों पर ध्यान देना जरूरी है। लड़के के मुंह से लगभग अनायास से निकल गया। उसे अपने कहे पर पछतावा हुआ क्योंकि वह व्यापारी तो कभी उस बूढ़े राजा से मिला ही नहीं था। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। शुरुआत करने वाले की किस्मत, क्योंकि जीवन चाहता है कि आप अपनी नियति को हासिल कर सकें, बूढ़े राजा ने कहा था। लेकिन व्यापारी लड़के की बात समझ गया था। दुकान में लड़के की मौजूदगी एक अच्छा शगुन था और जब समय बीतने के साथ तिजोरी में पैसा जमा होने लगा तो उसे लड़के को काम पर रखने को लेकर कोई पछतावा नहीं रहा। लड़के को उसकी काबिलियत से ज़्यादा भुगतान किया जा रहा था क्योंकि जब व्यापारी को बहुत ज़्यादा बिक्री की उम्मीद नहीं थी, तभी उसने लड़के को ऊंची दरों पर कमीशन देना मंजूर कर दिया था। वह मानकर चल रहा था कि लड़का जल्दी ही अपनी भेड़ों के पास वापस लौट जाएगा। तुम पिरामिडों पर क्यों जाना चाहते थे? दुकानदार ने डिस्प्ले केस की मसले से ध्यान हटाने के उद्देश्य से लड़के से पूछा। क्योंकि मैं हमेशा से उनके बारे में सुनता आया हूँ, लड़के ने जवाब दिया। उसने अपने ख्वाब के बारे में कुछ नहीं कहा था। खजाना अब तक दर्दनाक याद से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया था और वह कोशिश करता था कि उसका ख्याल दिमाग में न आए। मैं यहाँ ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो महज पिरामिडों को देखने की खातिर रेगिस्तान पार करने का इरादा रखता हो, व्यापारी ने कहा। वे महज पत्थरों का ढेर हैं। वैसा पिरामिड तुम अपने घर के पिछवाड़े खड़ा कर सकते हो। आपने कभी यात्रा के सपने नहीं देखे? लड़के ने दुकानदार से उस ग्राहक की ओर मुड़ते हुए कहा जिसने अभी अभी दुकान में प्रवेश किया था। 2 दिन बाद व्यापारी ने लड़के से डिस्प्ले के बारे में बात की। मुझे बदलाव बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते, उसने कहा। तुम और मैं उस अमीर व्यापारी हसन जैसे नहीं हैं। अगर खरीदारी में उससे कोई गलती हो जाती है तो इससे उसके लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। यह बात तो सही है, लड़के ने अफसोस के भाव से सोचा। तुम्हें क्यों लगता है कि हमें डिस्प्ले करना चाहिए?
मैं जल्दी से जल्दी अपनी भेड़ों के पास वापस लौटना चाहता हूँ। जब किस्मत हमारे साथ हो तो हमें उसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है और हमें उसकी उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी मदद वह हमारी कर रही हो। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं, शुरुआत करने वाले की किस्मत। व्यापारी कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, पैगंबर ने हमें कुरान दी थी और हमें 5 फर्ज दिए थे जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में अदा करने होते हैं। इनमें सबसे अहम फ़र्ज है सिर्फ एक सच्चे खुदा में भरोसा। दूसरे फ़र्ज हैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमज़ान के दौरान रोज़े रखना और गरीबों के प्रति दरियादिली रखना। इतना कहकर वह रुक गया। पैगंबर के बारे में बात करते हुए उसकी आंखें जलजला रही थी। वह एक अकीदतमंद इंसान था और अपने सारे उतावलेपन के बावजूद वह अपनी ज़िंदगी इस्लाम के कायदों के मुताबिक जीना चाहता था। 5वां फ़र्ज क्या है? लड़के ने पूछा। 2 दिन पहले तुमने कहा था, क्या मैंने कभी सफ़र का ख्वाब नहीं देखा? व्यापारी ने जवाब दिया। हर मुसलमान का 5वां फ़र्ज है हज। हमारा फ़र्ज है कि हम ज़िंदगी में कम से कम एक बार पाक शहर मक्का जाएं। मक्का पिरामिडों से भी बहुत दूर है। जब मैं जवान था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इतना पैसा जमा कर लूं कि यह दुकान खोल सकूं। मैं सोचता था कि एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा और मक्का जा सकूंगा। मैंने कुछ पैसा इकट्ठा करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन मैं इस दुकान को किसी के जिम्मे छोड़कर जाने का मन नहीं बना सका। क्रिस्टल के बर्तन नाजुक होते हैं। वही मेरी दुकान के सामने से गुजरते हुए लोग मक्का की ओर जा रहे होते थे। उनमें से कुछ अमीर यात्री होते हैं जो नौकरों को ऑटो के साथ कारवां में ले जा रहे होते थे, लेकिन ज़्यादातर हज यात्री मुझसे भी ज़्यादा गरीब होते थे। वे सब जो वहाँ से हो आए होते हैं बहुत खुश होते थे। वे हज की निशानियों को अपने दरवाजे पर लटकाते थे। उनमें से एक मोची था जो जूतों की मरम्मत कर अपना गुजर बसर करता था। उसका कहना था कि उसने करीब 1 साल तक रेगिस्तान का सफ़र किया था, लेकिन उससे ज़्यादा थकान उसको तब होती थी जब उसे चमड़ा खरीदने टंजीर की सड़कों से गुजरना पड़ता था। तो आप अभी क्यों नहीं हो आते मक्का? लड़के ने पूछा। क्योंकि यह मक्का का ख्याल जो मुझे जिंदा रखे हुए है, इसी के सहारे मैं इन दिनों का सामना करता हूँ जो एक जैसे होते हैं। शिल्पों में रखे हुए ये क्रिस्टल के गूंगे बर्तन, उसी भयानक कैफ़े में रोज़ रोज़ लंच और डिनर खाना। मुझे डर है कि अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। तुम अपनी भेड़ों और पिरामिडों के बारे में ख्वाब देखते हो, लेकिन तुम मुझसे जुदा हो क्योंकि तुम अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो। मैं तो मक्का का सिर्फ ख्वाब देखना चाहता हूँ। मैंने हज़ारों बार रेगिस्तान को पार करने की, पाक चट्टान के चौक पर पहुँचने का ख्वाब देखा है। अपने इस ख्वाब में मैंने उसे छूने से पहले 7 बार मक्का चक्कर लगाया है। मैंने उन लोगों की कल्पना की है जो मेरी बगल में होंगे, जो मेरे सामने होंगे, और उस बातचीत तथा नमाज की कल्पना की है जो मैं उन लोगों के साथ मिलकर करूँगा। लेकिन मुझे डर है कि आखिर में सब निराशा में बदल जाएगा, इसलिए मैं इसको ख्वाब देखना ही बेहतर समझता हूँ। उस दिन व्यापारी ने लड़के को डिस्प्ले केस तैयार करने की इजाज़त दे दी। हर किसी का सपना एक ही तरह से साकार नहीं हो सकता। 2 और महीने इसी तरह बीत गए और उस डिस्प्ले सेल्फ की वजह से क्रिस्टल की दुकान में बहुत से ग्राहक आए। लड़के ने हिसाब लगाया कि अगर वह 6 महीने और इसी तरह काम करता रहा तो वह स्पेन वापस लौटकर 60 भेड़ें तो खरीद ही लेगा, 60 और भी भेड़ खरीद लेगा। साल भर से भी कम समय में वह अपनी भेड़ों की संख्या दुगनी कर लेगा और वह अरबों के साथ कारोबार कर सकेगा, क्योंकि अब वह उसकी अजीबोगरीब ज़बान बोल सकता था। बाजार की उस सुबह के बाद उसने दोबारा जुईम और थुम्मिम का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि मिस्र अब उसके लिए उतना ही दूर का सपना था
जितना उस दुकानदार के लिए मक्का था। खैर, लड़का अब अपने काम से खुश रहने लगा था और सारे समय उस दिन के बारे में सोचता रहता था जब वह एक विजेता के रूप में टेरिफा में जहाज से उतरेगा। तुम्हें हमेशा यह मालूम होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, बूढ़े राजा ने कहा था। लड़का जानता था और अब उसी दिशा में काम कर रहा था। मुमकिन है उसका एक अजनबी मुल्क में जा पहुंचना, एक चोर से टकराना और एक थैला खर्च किए बिना अपनी भेड़ों की संख्या को दुगना कर लेना उसका खजाना हो। उसे खुद पर गर्व था। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी थी, जैसे कि क्रिस्टल से किस तरह बरतना चाहिए और बिना शब्दों की जुबान और भविष्य सूचक संकेतों के बारे में। एक दिन दोपहर बाद उसने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर आदमी को देखा था जो शिकायत कर रहा था कि इतना चढ़ने के बाद भी उसको कोई ऐसी ठीक ठाक जगह मिलना नामुमकिन लग रहा था जहां उसे कुछ पीने को मिल सकता। लड़का भविष्य सूचक संकेतों को पहचानने का अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए उसने दुकानदार से बात की। क्यों ना हम लोगों को चाय बेचा करें जो पहाड़ी चढ़कर आते हैं? यहाँ ढेरों लोग हैं जो चाय बेचते हैं, दुकानदार ने कहा। लेकिन हम क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेच सकते हैं। लोग चाय का आनंद लेंगे और गिलास भी खरीदना चाहेंगे। मैंने सुना है कि खूबसूरती इंसान को लुभाने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस शाम नमाज पढ़ने और दुकान बंद करने के बाद उसने लड़के को अपने साथ हुक्का पीने का न्योता दिया। यह एक विचित्र किस्म का पाइप था जो अरब लोग पिया करते थे। तुम चाहते क्या हो? बूढ़े दुकानदार ने पूछा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे अपनी भेड़ें वापस खरीदनी हैं और इसके लिए मुझे पैसा कमाना ज़रूरी है। दुकानदार ने हुक्के में कुछ और अंगारे डाले और एक गहरा कस लिया। मेरी इस दुकान को 30 साल हो चुके हैं। मुझे अच्छे और बुरे क्रिस्टल की परख है और क्रिस्टल के बारे में जानने लायक हर चीज़ जानता हूँ और इसके पहलुओं से और इसकी काम करने के ढंग से वाकिफ़ हूँ। अगर हम क्रिस्टल में चाय देना शुरू कर देंगे तो दुकान फैलेगी और मुझे अपनी ज़िंदगी का डर्रा बदलना पड़ेगा। हाँ तो क्या यह अच्छा नहीं है? मुझे तो जैसा चल रहा है उसकी आदत पड़ चुकी है। तुम्हारे आने से पहले मैं सोचता था कि मैंने एक जगह पर बने रहते हुए कितना वक्त बर्बाद कर दिया है, जबकि मेरे साथी नए नए कामों में लग गए और या तो वे दिवालिया हो गए या पहले से बेहतर हालत में। यह सोचकर मैं बहुत मायूस हो जाया करता था। अब मैं समझ सकता हूँ कि यह बहुत बुरा नहीं रहा। मेरी दुकान ठीक उतनी ही बड़ी है जितनी मैं चाहता था। मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं जानता कि किस तरह के बदलाव से मैं कैसे निपटूं। मैं जैसा हूँ उसकी आदत पड़ चुकी है। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखी। तुम मेरे लिए एक सच्ची नेमत साबित हो। आज मैं ऐसा कुछ समझने लगा हूँ जो मैं पहले नहीं जानता था। अगर तुम किसी नेमत को नज़रअंदाज करते हो तो वह बद्दुआ बन जाती है। अब मैं ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहता। तुम मुझे ऐसी दौलत और मंजरों की ओर देखने को मजबूर कर रहे हो जिनको मैंने कभी नहीं देखा। अब जबकि मैंने उन्हें देख लिया है, मैं उससे बदतर महसूस करूँगा जैसे तुम्हारे आने से पहले करता, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि क्या हासिल करने के काबिल हूँ और तब भी उसे हासिल नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा ही हुआ कि टेरिफा में मैंने उस बेकरी वाले से कुछ नहीं कहा, लड़के ने मन ही मन सोचा। वे उसी तरह कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते रहे और उधर सूरज ढलने लगा। वे अरबी में बतिया रहे थे और लड़का इससे फ़ख्र महसूस कर रहा था। एक ऐसा भी वक्त रहा था जब वह सोचता था कि उसकी भेड़ ही उसे दुनिया की सारी जानने लायक चीज़ें सिखा सकती हैं, लेकिन वे उसको अरबी तो कभी नहीं सिखा पाती। शायद दुनिया की कई और भी चीज़ें हैं जो मुझे भेड़ें नहीं सिखा सकती। लड़के ने उस बूढ़े दुकानदार को ध्यान में लाते हुए सोचा। सच तो यह है कि वे सिर्फ चारे और पानी की तलाश करती रहती हैं और मुमकिन है कि वे मुझे कुछ भी ना सिखाती रही, बल्कि मैं ही उनसे सीखता रहा।
मकतूब, अंत में व्यापारी ने कहा। इसका क्या मतलब होता है? यह समझने के लिए तुम्हें एक अरब के रूप में पैदा होना जरूरी था, उसने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी ज़बान में इसका मतलब कुछ इस तरह होगा कि यह पहले से लिखा हुआ है। हुक्का के अंगारों को राख से ढकते हुए उसने लड़के से कहा कि तुम क्रिस्टल के गिलास में चाय बेचना शुरू कर सकती हो। कभी कभी दरिया के सैलाब को रोकने का कोई तरीका नहीं होता। लोग पहाड़ी पर चढ़ते थे और ऊपर पहुंचने पर थक जाते थे, लेकिन उन्हें वहाँ एक क्रिस्टल की दुकान दिखती जो ताजगी से भर देने वाले पुदीने वाली चाय बेचती थी। वे वहाँ वह चाय पीने जाते जो खूबसूरत क्रिस्टल के गिलास में पेश की जाती थी। मेरी बीवी के दिमाग में यह बात कभी नहीं आई, एक आदमी ने कहा, और उसने क्रिस्टल के कुछ बर्तन खरीदे। उस रात वह मेहमानों को दावत देने वाला था और उसने सोचा कि उसके मेहमान कांच के उन बर्तनों से प्रभावित होंगे। दूसरे आदमी ने कहा, चाय जब क्रिस्टल के गिलास में पेश की जाती है तो वह हमेशा जायकेदार होती है, क्योंकि उन गिलासों में उसकी महक कायम रहती है। तीसरे ने कहा, पूरब में तो क्रिस्टल के गिलास में चाय देने का रिवाज है, क्योंकि उसमें तिलिस्मी ताकत होती है। जल्दी ही यह खबर फैल गई और लोग उस दुकान को देखने पहाड़ी चढ़ने लगे, जो इतनी पुरानी होते हुए भी कारोबार के क्षेत्र में नया कुछ कर रही थी। दूसरी दुकानें भी खुल गईं जो क्रिस्टल के गिलास में चाय देती थी, लेकिन वे पहाड़ी की चोटी पर नहीं थीं और उनका धंधा बहुत कम चलता था। आखिरकार व्यापारी को 2 और कर्मचारी को काम पर रखना पड़ा। उसने क्रिस्टल के बर्तनों के साथ साथ बड़ी तादाद में चाय मंगानी शुरू कर दी और नएपन की चाह से भरे मर्द और औरत उसकी दुकान खोजते हुए आने लगे और इसी तरह महीनों गुजर गए। लड़का पौ फटने से पहले ही उठ गया। अफ्रीकी महाद्वीप में कदम रखे हुए उसको पूरे 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। उसने सफ़ेद लेबन की अरबी शैली की पोशाक पहनी जो उसने खास इसी दिन के लिए खरीदी थी। सिर ढकने के लिए कपड़े को ऊँट की खाल से बने छल्ले से कस लिया। अपनी नई जूतियां पहनकर वह हल्के कदमों से सीढ़ियां। शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच तैयार किया और क्रिस्टल के एक गिलास में थोड़ी सी गर्म चाय पी। इसके बाद वह दरवाजे पर आकर धूप में बैठ गया और हुक्का पीने लगा। वह धीरे धीरे हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कतई कुछ भी न सोचते हुए और उस हवा की आवाज़ को सुनते हुए जो रेगिस्तान की महक लेकर आ रही थी। जब वह हुक्का पी चुका तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ देर वहीं बैठा उस चीज़ को देखता रहा जो उसने जेब से निकाली थी। वह नोटों की एक गड्डी थी। यह पैसा इतना पर्याप्त था कि वह 120 भेड़े और वापसी का टिकट खरीद सकता था और अपने मुल्क के लिए अफ्रीका से सामान मंगाने का लाइसेंस हासिल कर सकता था। वह दुकानदार की जागने और दुकान खोलने का धीरज से इंतज़ार करता रहा। उसके बाद वे दोनों चाय पीने लगे। आज मैं निकल रहा हूँ, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़ खरीदने के लिए पैसा है और आपके पास मक्का जाने के लिए पैसा है। बुढ़े ने कुछ नहीं कहा। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? लड़के ने पूछा। आपने मेरी मदद की है। आदमी चुपचाप अपनी चाय बनाता रहा। फिर वह लड़के की ओर मुड़ा। मुझे तुम पर नाज है, उसने कहा। तुमने मेरी क्रिस्टल की दुकान को एक नया एहसास से भर दिया। लेकिन तुम जानते हो कि मैं मक्का जाने वाला नहीं हूँ, वैसे ही जैसे कि तुम जानते हो कि तुम भेड़ खरीदने वाले नहीं हो। यह आपसे किसने कहा? लड़के ने चौंकते हुए पूछा। मकतूब, क्रिस्टल के बूढ़े दुकानदार ने कहा और उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़के ने अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधा। सामान में 3 बोरे भर गए थे। निकलते समय उसने कमरे के एक कोने में अपना गरड़िया वाला थैला देखा। वह बांधा पड़ा था और उसने उसके बारे में अरसे से सोचा ही नहीं था। उसने थैले से अपनी जैकेट निकालते हुए मन ही मन सोचा कि उस रास्ते में
किसी को दान कर देगा। तभी उसमें से वे रत्न निकलकर फर्श पर गिरे, यूरिम और थुम्मिम। उन्हें देखकर लड़का बूढ़े राजा के बारे में सोचने लगा और इस एहसास से उसे हैरत हुई कि उसे उस राजा के बारे में सोचे हुए कितना लंबा अरसा गुजर गया। लगभग 1 साल से लगातार काम करते हुए वह सिर्फ कुछ पैसे जमा करने के बारे में सोचता रहा ताकि वह फक्र के साथ स्पेन लौट सके। ख्वाब देखना कभी बंद मत करना, बूढ़े राजा ने कहा था। भविष्य सूचक संकेतों के मुताबिक चलते रहो। लड़के ने यूरिम और थुम्मिम उठाए और एक बार फिर उसे यह अजीब सा एहसास हुआ कि वह बूढ़ा राजा पास ही कहीं है। उसने साल भर तक कड़ी मेहनत की थी और भविष्य सूचक संकेत यही कह रहे थे कि अब जाने का वक्त आ गया है। अब मैं फिर से वही करने जा रहा हूँ जो मैं पहले किया करता था। लड़के ने सोचा, भले ही भेड़ों ने मुझे अरबी बोलना नहीं सिखाया, लेकिन भेड़ों ने उसे इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ सिखाई थी। वह यह थी कि दुनिया में एक ऐसी ज़बान है जो हर कोई समझता है। वह ज़बान जिसका इस्तेमाल लड़के ने उस सारे वक्त में किया था जब वह दुकान की हालत सुधारने की कोशिश कर रहा था। यह ज़बान थी जोशो खरोश की, प्रेम और ध्येय के साथ चीज़ों को अमल में लाने की, और किसी ऐसी चीज़ की खोने का हिस्सा थे जिसमें वह विश्वास करता था और जिसकी आकांक्षा। टेंजियर अब अजनबी शहर नहीं रहा और उसने महसूस किया कि जिस तरह उसने इस जगह को जीत लिया है उसी तरह वह दुनिया जीत लेगा। जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो सारा संसार उस चीज़ को हासिल करने में एकजुट होकर तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, बूढ़े राजा ने कहा था। लेकिन बूढ़े राजा ने चोरी का शिकार होने के बारे में कुछ नहीं कहा था, या अंतहीन रेगिस्तान के बारे में, और न ही ऐसे लोगों के बारे में जो अपने ख्वाबों के बारे में तो जानते हों लेकिन जो उन ख्वाबों को पूरा नहीं करना चाहते। बूढ़े राजा ने उसे यह नहीं बताया था कि पिरामिड महज पत्थरों का ढेर है, या यह कि ऐसा एक पिरामिड कोई भी अपने घर के पिछवाड़े खड़ा कर सकता है। और वह इस बात का जिक्र भी भूल गया था कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाए कि तुम उससे ज़्यादा भेड़ खरीद सकते हो जितनी वे तुम्हारे पास अभी हैं, तो तुम्हें उनको खरीद लेना चाहिए। लड़के ने अपना थैला उठाया और उसे भी अपनी दूसरी चीज़ों के साथ रख लिया। वह नीचे गया और उसने देखा कि दुकानदार एक विदेशी दंपत्ति को सामान बेच रहा था और 2 ग्राहक दुकान में आकर क्रिस्टल के गिलासों में चाय पी रहे थे। सुबह के इस वक्त ऐसी गहमागहमी देखने में नहीं आती थी। जहाँ वह खड़ा था वहाँ से उसने पहली बार देखा कि उस बूढ़े दुकानदार के बाल बूढ़े राजा की बालों से काफ़ी कुछ मिलते जुलते थे। उसे उस कैंडी विक्रेता की मुस्कुराहट भी याद आई जब टेंजियर में उसका पहला दिन था और जब उसके पास न खाने को कुछ था और न जाने के लिए कोई ठिकाना था। वह मुस्कुराहट भी बूढ़े राजा की मुस्कुराहट जैसी थी। ये तो कुछ ऐसा है मानो वह राजा कभी यहाँ रहा हो और अपनी निशानियाँ छोड़ गया हो, उसने सोचा। और तब भी इनमें से कोई कभी उस बूढ़े राजा को नहीं मिला। दूसरी तरफ यह भी था कि उसका कहना था कि वह हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने प्रकट हो जाता है जो अपनी नियति को पाना चाहता। वह क्रिस्टल के दुकानदार को अलविदा किए बिना ही चला गया। वह वहाँ मौजूद दूसरे लोगों के सामने रोना नहीं चाहता था। उसे इस जगह की और यहाँ रहकर सीखी गई तमाम चीज़ों की बहुत याद सताने वाली थी। हालांकि उसमें पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास था और उसे लग रहा था कि वह दुनिया को फतह कर सकता है। लेकिन मैं तो अपनी भेड़ों को पालने उन्हीं मैदानों में वापस जा रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ, उसने निश्चय के साथ मन ही मन कहा। लेकिन वह अब अपने इस फैसले से खुश नहीं था। उसने एक सपना पूरा करने की खातिर पूरे साल भर काम किया था और वह सपना मिनट दर मिनट कम महत्वपूर्ण होता जा रहा था। हो सकता है वह सपना वाकई उसका रहा ही ना हो, कौन जाने। क्रिस्टल के दुकानदार जैसा होना ही शायद बेहतर हो। कभी मक्का नहीं जाना और उसकी चाह में पूरा जीवन बिता देना, उसने एक बार फिर खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए सोचा। लेकिन उसने जैसे ही यूरिम और थुम्मिम को अपने हाथ में लिया
वैसे ही उन रत्नों के भीतर उसे बूढ़े राजा की सामर्थ्य और इच्छा शक्ति का संचार कर दिया। संयोग से यह हो सकता है यह कोई भविष्य सूचक संकेत हो, लड़के ने सोचा। वह उसी कैफे में जा पहुंचा जिसमें उसने पहले दिन कदम रखे। वह चोर वहाँ नहीं था और कैफे के मालिक ने उसे एक कप चाय ला कर दी। मैं गरेडिया बनने के लिए कभी भी वापस जा सकता हूँ, लड़के ने। मैंने भेड़ों को पालना सीखा था और भूला नहीं हूँ यह कैसे किया जाता है, लेकिन मुमकिन है कि मुझे मिस्र के पिरामिडों पर जाने का दूसरा मौका फिर कभी न मिले। उस बूढ़े ने सोने का कवच पहन रखा था और वह मेरे अतीत के बारे में जानता था। वह वाकई एक राजा था, एक दूरदर्शी राजा। एंड्रालूसिया की पहाड़ियाँ सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर थीं, जबकि उसके और पिरामिडों के बीच एक समूचा रेगिस्तान फैला था। लेकिन लड़के को लगा अपनी स्थिति को देखने का एक दूसरा ढंग भी है। वह अपने खजाने से 2 घंटे करीब तो है, इससे क्या फ़र्क पड़ता था कि वे 2 घंटे एक पूरे साल में फैल चुके थे। मैं जानता हूँ कि अपनी भेड़ों के झुंड के पास वापस क्यों जाना चाहता हूँ, तो उसने सोचा। मैं भेड़ों को समझता हूँ, वे अब कोई समस्या नहीं है और वे अच्छी दोस्त हो सकती हैं। दूसरी तरफ मैं नहीं जानता कि रेगिस्तान दोस्ताना हो सकता है और मुझे अपने खजाने की खोज उसी रेगिस्तान में करनी होगी। अगर वह मुझे नहीं मिला तो भी मैं अपने घर तो कभी भी वापस आ सकता हूँ। आखिरकार मेरे पास काफ़ी पैसा है और जितना समय ज़रूरी है उतना समय भी है, तब फिर क्यों ना जाया जाए। सहसा उसे अपार खुशी का एहसास हुआ। वह जब चाहे फिर से गरड़िया बन सकता है, जब चाहे फिर से क्रिस्टल सेल्समैन बन सकता है। हो सकता है दुनिया में और भी छिपे हुए खजाने हों, लेकिन उसने एक ख्वाब देखा था और उसकी मुलाकात एक राजा से हो चुकी थी। ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं होता। कैफे से निकलते हुए वह मन ही मन योजना बना रहा था। उसे याद आया कि क्रिस्टल की दुकानदार को माल पहुंचाने वाला एक व्यक्ति उन कारवाहों के मार्फत क्रिस्टल लाया था जो रेगिस्तान को पार कर आते थे। उसने यूरीम और थुम्बिम को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। इन्हीं 2 रत्नों की वजह से वह एक बार फिर से अपने खजाने की राह पर था। जब भी कोई अपनी नियति को हासिल करना चाहता है तो मैं हमेशा करीब होता हूँ, बूढ़ी राजा ने कहा था। माल आपूर्ति करने वाले के गोदाम तक जाने और यह पता लगाने में कितना खर्च आएगा कि क्या पिरामिड वास्तव में इतनी दूर है। वह अंग्रेज एक ऐसी इमारत में एक बेंच पर बैठा हुआ था जिसमें जानवरों, पसीने और धूल की गंध भरी हुई थी। वह कुछ एक माल गोदाम था, कुछ अस्तबल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं ऐसी जगह आ पहुंचूंगा। उसने रसायन शास्त्र की पत्रिका के पन्ने पलटते हुए सोचा। 10 साल यूनिवर्सिटी में बिताने के बाद आज मैं यहाँ हूँ एक अस्तबल में, लेकिन मुझे चलते रहना होगा। वह भविष्य सूचक संकेतों में विश्वास करता था। उसके पूरे जीवन और पढ़ाई लिखाई का एक ही उद्देश्य था और वह था संसार की एक सच्ची भाषा को पाना। पहले उसने एस्पिरांतो भाषा का अध्ययन किया, फिर दुनिया के मजहबों का अध्ययन किया और अब यह कीमियागिरी थी जो वह सीख रहा था। वह एस्पिरांतो बोलना जानता था, उसे सारे बड़े मजहबों की अच्छी समझ थी, लेकिन वह अभी तक कीमियागिर नहीं बन पाया था। उसने महत्वपूर्ण सवालों के पीछे निहित सत्यों को उजागर कर लिया था, लेकिन उसका सारा अध्ययन उसे एक ऐसे मकाम पर ले गया था जहाँ से आगे जाना मुमकिन नहीं लग रहा था। उसने एक कीमियागिर से रिश्ता कायम करने की निष्फल कोशिश करके देख ली थी, लेकिन कीमियागिर विचित्र किस्म के लोग हुआ करते थे जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे और लगभग हमेशा ही उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। कौन जाने वे उस महानतम रहस्य को, उस पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा पाने में नाकामयाब रहे हों और इसी वजह से अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते हों। उसके पिता जो भी संपत्ति उसके लिए छोड़ गए थे, उसका ज़्यादातर हिस्सा वह पारस पत्थर की खोज में गंवा चुका था।
उसने दुनिया की महानतम पुस्तकालयों में अपार समय खर्च किया था और कीमियागिरी के तमाम दुर्लभतम और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ खरीद डाले थे। एक ग्रंथ में उसने पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक प्रसिद्ध अरब कीमियागर ने यूरोप की यात्रा की थी। कहा जाता है कि उसकी उम्र 200 साल से भी ज़्यादा थी और उसने पारस पत्थर और अमृत का पता लगा लिया था। अंग्रेज इस किस्से को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन अगर उसके एक दोस्त जो रेगिस्तान के पुरातात्विक अभियान से लौटा था उसे एक अरब के बारे में न बताया होता जिसमें असाधारण शक्तियाँ थीं, तो इसे उसने एक पृथक से ज़्यादा महत्व न दिया होता। वह अल फयूम नामक नखलिस्तान में रहता था, उसके दोस्त ने कहा था, और लोग बताते हैं कि वह 200 साल का है और वह किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अंग्रेज अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं पा सका। उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक निकाली और अब वह एक धूल भरे बदबूदार अस्तबल में बैठा था। बाहर एक विशाल कारवां सहारा को पार करने की तैयारी में लगा हुआ था और वह कारवां अल फयूम से होकर गुजरने वाला था। मैं उस निगोड़े कीमियागिर को ढूंढ निकालूंगा, अंग्रेज ने सोचा, और जानवरों की ग्रंथ उसे कुछ और सहने लायक लगेगी। एक नौजवान अरब अपना असबाब लादे कमरे में दाखिल हुआ और उसने अंग्रेज को सलाम किया। आप कहाँ जाने की तैयारी में हैं? नौजवान अरब ने पूछा। मैं रेगिस्तान में जा रहा हूँ, आदमी ने जवाब दिया और फिर से अपनी पुस्तक की ओर मुड़ गया। फिलहाल वह किसी बातचीत के मूड में नहीं था। वह तो अभी सिर्फ उस सब कुछ की समीक्षा करना चाहता था जो उसने वर्षों के दौरान सीखा था, क्योंकि वह जानता था कि कीमियागिर निश्चय ही उसकी परीक्षा लेगा। नौजवान अरब ने एक पुस्तक उठाई और उसे पढ़ने लगा। वह पुस्तक स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी। यह अच्छा है, अंग्रेज ने सोचा। वह अरबी की तुलना में स्पेनिश ज़्यादा अच्छे से बोल पाता था, और अगर यह लड़का भी अल फयूम जा रहा है तो कोई तो होगा जिससे वह खाली समय में बातचीत कर सकेगा। यह अजीब है, लड़के ने कहा। वह एक बार फिर दफनाए जाने के उस दृश्य के बारे में पढ़ रहा था जिससे वह पुस्तक शुरू होती थी। मैं पिछले 2 सालों से इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कभी इन थोड़े से पन्नों के आगे नहीं बढ़ सका। इस वक्त तो वह राजा भी नहीं था जिसने उसके पढ़ने में बाधा डाली थी, तब भी वह उस पर एकाग्र नहीं हो पाया था। जो फैसला उसने लिया था उसको लेकर उसके मन में अभी भी संशय बना हुआ था, लेकिन उसको एक बात समझ में आ रही थी। फैसला लेना सिर्फ एक शुरुआत भर होती है। जब कोई व्यक्ति फैसला लेता है तो वह एक ऐसी ज़बरदस्त सैलाब में छलांग मारता है जो उसको ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाने वाला होता है जिनकी उसने फैसला लेते वक्त कल्पना भी नहीं की होती है। जब मैंने अपने खजाने को ढूंढ निकालने का फैसला किया था तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लग जाऊंगा, उसने सोचा। और इस कारवां में शामिल होना भले ही मेरा फैसला हो, लेकिन यह कहाँ जाता है यह मेरे लिए एक रहस्य बनने वाला है। पास में वह अंग्रेज था जो पुस्तक पढ़ रहा था। मिलनसार नहीं लगता था और उसके कमरे में आने पर उसके चेहरे पर चिढ़ नजर आ रही थी। उनमें शायद दोस्ती हो सकती थी, लेकिन अंग्रेज ने तो बातचीत ही बंद कर दी थी। लड़के ने अपनी पुस्तक बंद कर दी। उसे लगा कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे वह उस अंग्रेज जैसा दिखाई दे। उसने अपनी जेब से यूरीम और थुम्मिम निकाले और उनके साथ खेलने लगा। वह अजनबी खींच उठा। यूरीम और थुम्मिम। लड़के ने एक झटके से उनको अपनी जेब में रख लिया। ये बेचने के लिए नहीं है, उसने कहा। उनकी कोई खास कीमत भी नहीं है, अंग्रेज ने कहा। वे मात्र स्फटिक पत्थर हैं और धरती पर ऐसे लाखों स्फटिक पत्थर हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों की जानकारी रखने वाला जानता है कि ये यूरीम और थुम्मिम है। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ के लोगों के पास भी होते हैं। ये मुझे एक राजा ने तोहफे के तौर पर दिए थे, लड़के ने कहा। अजनबी ने जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डालकर उसी तरह के 2 रत्न निकाले जैसे लड़के के पास थे। तुमने क्या कहा?
राजा, उसने पूछा, मेरा ख्याल है आपको इस पर विश्वास नहीं होगा कि कोई राजा मेरे जैसे व्यक्ति से, मेरे जैसे ग्रेडिये से बात करेगा। उसने बातचीत को खत्म करने के इरादे से कहा, ऐसा कतई नहीं है। वे ग्रेडिये ही थे जिन्होंने सबसे पहले उस राजा को मान्यता दी थी जिसको पूरी दुनिया पहचानने से इनकार करती रही थी। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि राजा ग्रेडियो से बात करे। और वह बोलता रहा। हालांकि उसे लगातार यह आशंका बनी हुई थी कि लड़का उसकी बात समझ पाएगा या नहीं। इस बाइबल में लिखा हुआ है, वही पुस्तक जिसने मुझे यूरीम और थुम्मीम के बारे में सिखाया। ये रत्न उस भविष्यवाणी के एकमात्र रूप हैं जिसकी इजाज़त परमेश्वर ने दी है। पादरी उन्हें अपने सोने के कवच में रखते हैं। लड़की को उस माल गोदाम में होने को लेकर सहसा खुशी का एहसास हुआ। हो सकता है यह कोई भविष्य सूचक संकेत हो, अंग्रेज ने धीमे स्वर में कहा। भविष्य सूचक संकेतों के बारे में आपको किसने बताया था? लड़के की दिलचस्पी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। जीवन की हर चीज़ एक भविष्य सूचक संकेत है, अंग्रेज ने उस पत्रिका को बंद करते हुए कहा जो वह पढ़ रहा था। एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर कोई समझता था, लेकिन अब भुला दी गई है। मैं दूसरी चीज़ों के साथ साथ उसी सार्वभौमिक भाषा की तलाश में हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे उस आदमी की तलाश है जो वह सार्वभौमिक भाषा जानता है, एक कीमियागर। अचानक गोदाम के मालिक के आ जाने से बातचीत में बाधा पड़ी। तुम लोग खुदकिस्मत हो, तुम दोनों, उस मोटे अरब ने कहा। आज ही एक कारवां अल फयूम की ओर रवाना हो जा रहा है। लेकिन मैं तो मिस्र जा रहा हूँ, लड़के ने कहा। अल फयूम मिस्र में ही है, अरब ने कहा। तुम किस तरह के अरब हो? यह एक खुशकिस्मती का शगुन है, उस मोटे अरब के चले जाने के बाद अंग्रेज ने कहा। अगर मैं लिख सकता तो मैं मात्र इन दो शब्दों भाग्य और संयोग के बारे में विशालकाय विश्वकोश लिख डालता। यही तो वे शब्द हैं जिनसे सार्वभौमिक भाषा लिखी गई है, उसने लड़के से कहा। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यूरीम और थुम्मीम लिए मुझसे मिले। और उसने लड़के से पूछा, क्या तुम भी कीमियागर की तलाश में निकले हो? मैं तो एक खजाने की तलाश में हूँ, लड़के ने कहा। और यह कहते ही उसको पछतावा हुआ, लेकिन लगा जैसे अंग्रेज ने उसकी इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। एक तरह से मैं भी उसी की तलाश में हूँ, उसने कहा। मैं तो यह तक नहीं जानता कि कीमियागिरी क्या होती है, लड़का कह रहा था कि तभी मालगोदाम की मालिक ने उन्हें बाहर आने की पुकार लगाई। मैं इस कारवां का सरदार हूँ, एक काली आंखों वाले दड़ियल आदमी ने कहा। मेरे साथ चलने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी और मौत मेरे हाथों में होती है। रेगिस्तान एक मनचली औरत की तरह होता है और वह कभी कभी मर्दों को पागल कर देती है। वहाँ करीब 200 लोग एकत्र थे और 400 जानवर, ऊँट, घोड़े, खच्चर और मुर्गे मुर्गियाँ। उस जमावड़ों में औरतें, बच्चे और अपने कमरबंद के तलवारें खोसे या अपने कंधों पर राइफलें टांगे बहुत सारे मर्द थे। अंग्रेज के पास कोई सूटकेस थे जिनमें पुस्तकें भरी हुई थी। चारों तरफ शोर मचा हुआ था और सरदार को अपनी बात समझाने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ रहा था। यहाँ बहुत से अलग अलग तरह के लोग हैं और हर एक का अपना खुदा है, लेकिन मैं एक ही खुदा की खिदमत करता हूँ और वह है अल्लाह। और उसके नाम कसम खाता हूँ कि मैं रेगिस्तान को फतह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जिस किसी भी खुदा पर भरोसा रखते हो उसके नाम पर कसम खाए कि मैं आपको जो भी हुक्म दूंगा आप उसको मानेंगे। रेगिस्तान में नाफरमानी का एक ही मतलब होता है, मौत। भीड़ में फुसफुसाहटें तैर गईं। हर कोई आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने ईश्वर के नाम पर कसम खा रहा था। लड़के ने ईसा मसीह के नाम पर कसम ली। अंग्रेज ने कुछ नहीं कहा और वे फुसफुसाहटें उससे ज़्यादा देर तक जारी रही जितनी किसी सरल सी शपथ लेने में लगती है। लोग ईश्वर से अपनी हिफाजत के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। बिगुल की एक लंबी आवाज़ गुंजी और हर व्यक्ति
अपने अपने जानवरों पर सवार हो गया। लड़के और अंग्रेज ने ऊँट खरीदे थे और वे अनिश्चय के भाव से उनकी पीठों पर सवार हो गए। लड़के को अंग्रेज के ऊँट पर दया आ रही थी, जिस पर पुस्तकों के बस्ते लदे हुए थे। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। अंग्रेज ने बातचीत की सिरा फिर से वही पकड़ते हुए कहा जहाँ से वह माल गोदाम में टूट गया था। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने एक ऐसे अरब के बारे में सुन रखा है जो लेकिन कारवां चल पड़ा था और अंग्रेज की बात सुन पाना असंभव हो गया था। हालांकि लड़का जानता था कि अंग्रेज किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा था। वह रहस्यमय श्रृंखला जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है, वैसी ही श्रृंखला जिसकी वजह से वह गरेड़िया बना, जिसकी वजह से उसे बार बार एक ही सपना आया जो उसे अफ्रीका के एक शहर के करीब ले आया, जहाँ उसकी मुलाकात उस राजा से हुई और जिसकी वजह से वह ठगा गया ताकि उस क्रिस्टल में दुकानदार से मिल पाता। और इंसान अपनी नियति को हासिल करने के जितने ही करीब पहुँचता है उतनी ही वह नियति उस इंसान के जीवित बने रहने की सच्ची वजह बनती जाती है। लड़के ने सोचा। कारवां पूरब की ओर चल पड़ा। वह सुबह के वक्त सफ़र करता था। जब सूरज सिर पर आ जाता तो वह पड़ाव डाल लेता था और दोपहर बीतने के बाद फिर से चल पड़ता। लड़का अंग्रेज़ों से बहुत कम बात करता था क्योंकि अंग्रेज़ ज़्यादातर वक्त अपनी पुस्तकों में ही डूबा रहता था। लड़का खामोशी के साथ रेगिस्तान में जानवरों और लोगों की आवाजाही को बारीकी से देखता रहा। अब सब कुछ उस दिन से अलग था जिस दिन वे सफ़र पर निकले थे। तब अफरा तफरी और चीख पुकार थी, बच्चों के रोने की आवाज़ें और जानवरों की हिनहिनाहटें थीं और वे सब गाइडों और सौदागरों के पस्त आदेशों में गड्ढमड्ढ हो रहे थे। लेकिन रेगिस्तान में सिर्फ शाश्वत हवा की आवाज़ और जानवरों के पैरों के टापे सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि गाइड भी एक दूसरे से बहुत कम बातचीत कर रहे थे। मैं इन रेतों से कई बार गुजरा हूँ, एक ऊँट सवार ने एक रात कहा था, लेकिन रेगिस्तान इतना विशाल है और क्षितिज इतने दूर है कि वे व्यक्ति को छोटे होने का एहसास कराते हैं और मानो उसको खामोश बने रहने को कहते हैं। हालांकि लड़के ने इससे पहले कभी रेगिस्तान में कदम भी नहीं रखा था, तब भी वह सहज ही समझ गया था कि वह आदमी क्या कहना चाह रहा था। वह जब भी कुछ समुद्र को या आग को देखता था तो उनकी तात्विक शक्ति के प्रभाव से खामोश हो जाया करता था। मैंने भेड़ों से सीखा है और मैंने क्रिस्टल से सीखा है। उसने सोचा, मैं रेगिस्तान से भी कुछ सीख सकता हूँ। यह बुजुर्ग और ज्ञानी लगता है। हवा कभी नहीं थमती थी और लड़के ने उस दिन को याद किया जब उसने टेरिफा के किले में कदम रखा था और अपने चेहरे पर ऐसी ही हवा को बहते हुए महसूस किया था। इससे उसे अपनी भेड़ों के ऊन की याद आ गई। उसकी भेड़ें जो अब एंड्रालूसिया के मैदानों में चारा पानी तलाश रही थीं, जैसा कि वे हमेशा से करती आई थीं। अब वे मेरी भेड़ें नहीं रहीं, उसने मन ही मन कहा, और यह कहते हुए उसे अतीत को लेकर कोई मोह नहीं था। अब तो उनको अपने नए गरेड़िए की आदत पड़ चुकी होगी और शायद वे मुझे भूल भी चुकी होंगी। यह अच्छा ही है। भेड़ों की तरह के प्राणी जो सफ़र के अभ्यस्त होते हैं, आगे बढ़ते रहने के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उसने उस व्यापारी की बेटी के बारे में सोचा और उसे विश्वास था कि अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी, शायद किसी बेकरी वाले से या किसी गरेड़िए से जो पढ़ना जानता होगा और उसको रोमांचक किस्से सुना सकता होगा। आखिरकार वह कोई अकेला तो वैसा इंसान नहीं है, लेकिन उसने उस ऊँट सवार की बात को जिस तरह सहज ढंग से समझ लिया था, उससे वह बहुत उत्साहित था। शायद वह भी उस सार्वभौम भाषा को सीख रहा था जो लोगों के अतीत और वर्तमान से ताल्लुक़ रखती है। उसकी माँ उनको इल्माम कहा करती थी। लड़का इस बात को समझना शुरू कर रहा था कि पूर्वाभास जीवन के उस सर्वव्यापी प्रवाह में आत्मा का अकस्मात लय हो जाना, जिसके भीतर सारे लोगों के इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं और हम सब कुछ जानने में सक्षम हैं
क्योंकि सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है। मकतूब, लड़के ने क्रिस्टल के दुकानदार को याद करते हुए कहा। रेगिस्तान में कुछ हिस्सों में रेत ही रेत थी तो कुछ हिस्सों में चट्टानें थी। अगर कारवा के रास्ते में कोई विशाल चट्टान आ जाती थी तो कारवा को उसका चक्कर लगाना पड़ता था, और अगर कोई बड़ा चट्टानी इलाका आ जाता था तो उनको लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। जहाँ कहीं रेत की परत इतनी बारीक होती थी कि जानवरों के खुर ठोस जमीन से टकराते थे, तो वे ऐसा रास्ता तलाशते थे जहाँ रेत की परत मोटी हो। कुछ जगहों पर जमीन सूखी झीलों के नमक से ढकी हुई थी। ऐसी जगहों पर जानवर आगे अड़कर रुक जाते थे और ऊंट सवारों को नीचे उतरना पड़ता था और उन पर लदा सामान हटाना पड़ता था। ऐसी दुर्गम जगहों को सवारों को खुद ही अपना सामान लाद कर पार करना होता था और बाद में सामान को फिर से ऊँटों पर लादना होता था। अगर कोई गाइड बीमार पड़ जाता या मर जाता तो ऊँट सवार लॉटरी निकालकर या गाइड नियुक्त करते थे। लेकिन यह सब होता एक ही वजह से था। कारवा को चाहे कितना ही चक्कर क्यों न लगाना पड़े या रास्ते के मामले में कितने ही समझौते क्यों न करने पड़े, वह चलता उसी दिशा में था जिसकी ओर दिशा सूचक यंत्र की सुई इशारा करती थी। जैसे ही बाधाएं पार होती वह अपने सही रास्ते पर वापस लौट आता था और उस सितारे को तलाशने लगता था जो नकलिस्तान को संकेत देता था। जब लोग भोर के आकाश में उस तारे को चमकता हुआ देखते थे तो वे समझ जाते थे कि वे सही रास्ते पर हैं और उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पानी होगा, खजूर के वृक्ष होंगे, सिर पर छाया होगी और दूसरे लोग होंगे। सिर्फ अंग्रेज ही इस सब से बेखबर रहता था। वह तो ज़्यादातर वक्त अपनी पुस्तकों में डूबा रहता। लड़के के पास भी अपनी पुस्तकें थीं और उसने सफ़र के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान उसको पढ़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसको कारवां को देखना और हवा की आवाज़ सुनना ज़्यादा दिलचस्प लगा। जैसे ही उसने अपने ऊँट को समझना सीख लिया, उसने पुस्तक को एक ओर फेंक दिया। हालांकि लड़के के मन में एक अंधविश्वास ने जड़ जमा ली थी कि जब भी वह पुस्तक खोलेगा उसे उससे कोई महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलेगी, लेकिन तब भी उसने उसे एक अनावश्यक बोझ मानकर अलग कर दिया था। उसने अपनी बगल के ऊँट हाँकने वाले से दोस्ती कर ली थी। रात में जब वे अलाव के इर्द गिर्द बैठते थे तो लड़का उसे अपने गरेड़िया दिनों के साहसिक कारनामों के किस्से सुना। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान उस ऊँट हाँकने वाले ने उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। मैं अल कैरोम के करीब रहता था, उसने कहा। मेरा नाम बयाना था। बच्चे थे और एक ऐसा जीवन जो मेरे मरने के पल तक बदलने वाला नहीं था। एक साल जब सबसे अच्छी फसल आई तो हम सब मक्का गए और मैंने अपनी ज़िंदगी की अकेली मुराद पूरी की। अब मैं खुशी खुशी मर सकता था और यह सोचकर मुझे खुशी होती थी। एक दिन धरती कांपने लगी और नील का पानी अपनी तटों से बाहर बह निकला। मैं सोचता था कि ऐसा सिर्फ दूसरों के साथ ही हो सकता था, मेरे साथ कभी नहीं हो सकता था। मेरे पड़ोसियों को डर था कि बाढ़ में जैतून के उनके सारे दरख्त बह जाएंगे और मेरी बीवी को डर था कि हम अपने बच्चों को खो देंगे। मुझे लग रहा था कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ज़मीन उजड़ चुकी थी और मेरे लिए रोजी रोटी कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना ज़रूरी हो गया था। इसलिए अब मैं ऊँट हाँकने का काम करने लगा हूँ। लेकिन उस तबाही ने मुझे अल्लाह की सीख को समझना सिखा दिया। अगर मैं मनमाफिक चीज़ को हासिल करने की काबिलियत रखता तो ऐसे इंसान को अज्ञात से डरने की ज़रूरत नहीं। हम उस चीज़ को गवा देने से डरते हैं जो हमारे पास होती है, चाहे वह हमारी अपनी ज़िंदगी हो या हमारा माल और संपत्ति हो। लेकिन यह खौफ उस वक्त भाप बनकर उड़ जाता है जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी के किस्से और दुनिया की तवारीख एक ही हाथ से लिखे गए हैं। कभी कभी उनको कारवां की मुलाकात किसी दूसरे कारवां से हो जाती। एक कारवां के पास हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा होता था जिसकी ज़रूरत दूसरे को होती थी, जैसे सब कुछ वाकई ही हाथ का लिखा हुआ हो। जब ऊँट हाँकने वाले अलाव के इर्द गिर्द बैठते
तो वे अंधड़ों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते और रेगिस्तान के बारे में अपने अपने किस्से सुनाते। कभी कभी रहस्यमय किस्म के नकाबपोश आदमी प्रकट हो जाते। ये बद्दू थे जो रेगिस्तान के रास्तों की निगरानी किया करते थे। वे चोरों और बर्बर कबीलों के बारे में चेतावनियां देते थे। वे खामोशी के साथ आते थे और उसी तरह चले जाते थे। वे सिर से पैर तक काली पोशाक से ढके होते थे, जिनमें से सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई देती थी। एक रात एक ऊँट हाँकने वाला उस अलाव के पास आया जहां यह लड़का और वह अंग्रेज बैठे हुए थे। कबीलाई जंग की अफवाहें सुनने में आ रही हैं, उसने बताया। तीनों खामोश हो। लड़के ने महसूस किया कि माहौल में भय व्याप्त था, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहा था। एक बार फिर वह बिना शब्दों वाली भाषा को सार्वभौमिक भाषा महसूस कर रहा था। अंग्रेज ने पूछा, कोई खतरा तो नहीं है? एक बार आप रेगिस्तान में आ गए फिर वापसी मुमकिन नहीं है, ऊँट हाँकने वाले ने कहा। और जब वापसी मुमकिन नहीं होती तब आपको सिर्फ इस बात की चिंता करनी होती है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बाकी सब तो अल्लाह के हाथ में है, चाहे वह खतरा ही क्यों ना हो। और अपनी बात खत्म करते हुए उसने उसी रहस्यमय शब्द का इस्तेमाल किया, मकतूब। आपको कारवा की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऊँट हाँकने वाले के चले जाने के बाद लड़के ने अंग्रेज से कहा, हम ढेरों चक्कर लगाते हैं लेकिन हम हमेशा एक ही दिशा में बढ़ते रहते हैं और तुम्हें दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अंग्रेज ने जवाब दिया, इस मामले में पुस्तक कारवां जैसी ही होती है। बड़ी तादाद में लोगों और जानवरों ने और भी तेज रफ्तार के साथ सफ़र शुरू कर दिया। दिन तो यूं ही हमेशा ही खामोशी से बीतते थे, लेकिन अब वे रातें भी खामोशी में बीतने लगी। जब मुसाफिरों को आमतौर से अलाव के इर्द गिर्द बैठकर गपशप करने की आदत हुआ करती थी, और एक दिन कारवा की मुखिया ने फैसला सुना दिया कि अब से अलाव नहीं जलाएंगे, ताकि कारवा की तरफ किसी का ध्यान न जाए। मुसाफिरों ने यह आदत डाल ली थी कि रात के समय वे अपने चारों तरफ जानवरों का घेरा बना लेते और रात के समय की ठंड से बचने के लिए सब लोग एक साथ उस घेरे के बीच सो जाते हैं और सरदार उस समूह के चारों तरफ हथियारबंद पहरेदारों को तैनात कर देता। एक रात अंग्रेज को नींद आ रही थी। उसने लड़के को बुलाया और दोनों टीलों की तरफ चहलकदमी करने लगे। आसमान में पूरा चाँद चमक रहा था। चहलकदमी करते हुए लड़के ने अंग्रेज को अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाई। जब अंग्रेज ने क्रिस्टल की दुकान पर काम करने के दौरान लड़के द्वारा हासिल की गई कामयाबी का किस्सा सुना तो वह चकित रह गया। यही वह सिद्धांत है जिसमें संसार की सारी चीज़ें नियंत्रित होती हैं, उसने कहा। कीमियागिरी में इसे कायनात का रूह कहा जाता है। जब आप पूरे मन से कोई चीज़ चाहते हैं तभी आप कायनात की रूह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। वह सदा एक सकारात्मक शक्ति होती है। उसने यह भी कहा कि तोहफा सिर्फ इंसान को ही मिला हुआ नहीं है। धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें रूह है, फिर वह खनिज हो, वनस्पति हो या जानवर हो या माच कोई साधारण सा विचार ही क्यों ना हो। धरती की हर चीज़ लगातार शक्ल बदल रही है क्योंकि धरती जीवित है और उसकी रूह है। हम उस रूह का हिस्सा हैं, इसलिए हम अक्सर पहचान नहीं पाते कि वह हमारे लिए काम कर रही। लेकिन उस क्रिस्टल की दुकान में तुमने शायद इस बात को समझा होगा कि वे कांच के गिलास तुम्हारी कामयाबी में मदद कर रहे थे। लड़के ने चंद्रमा और उजली रेत की ओर निहारते हुए उसकी बात पर कुछ पल गौर किया। मैंने रेगिस्तान को पार करते हुए कारवा को देखा है, उसने कहा। कारवा और रेगिस्तान एक ही ज़बान में बात करते हैं और यही वजह है कि रेगिस्तान कारवा को गुजरने की इजाज़त देता है। अब यह कारवा के एक एक कदम पर निगाह रखते हुए यह देखेगा कि वह समय के साथ चल रहा है या नहीं, और अगर चल रहा होगा तो हम नकलिस्तान तक पहुंच जाएंगे। अगर हम में से हर एक अपनी निजी बूते पर इस कारवां में शामिल हुआ होता और उस जवान को न समझता तो यह कहीं ज़्यादा मुश्किल होता। वे वहाँ खड़े खड़े चंद्रमा को निहारने लगे।
यही भविष्य सूचक संकेतों का जादू है, लड़के ने कहा। मैंने देखा है कि गाइड किस तरह से रेगिस्तान के संकेतों को पढ़ते हैं और किस तरह कारवां की रूह रेगिस्तान की रूह से बात करती। अंग्रेज ने कहा, अब से मैं कारवां की ओर ज़्यादा ध्यान दूंगा और मैं आपकी पुस्तकें पढ़ा करूंगा, लड़के ने कहा।